ओके, जो भी नोट्स आपको चाहिए वो जिसके कंप्लीट है उससे मांगो। थोड़ा थोड़ा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं है लिखने का, उसको 2 दिन में कंप्लीट कर दो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 दिन, ताकि तुम कैचअप कर पाओ। जो चीज अभी पढ़ा रहे हैं वहां पर दिमाग रहना चाहिए, वरना फिर मैं लिखवा रही हूँ राम, वहां लिखोगे श्याम, ठीक है, वो चीज नहीं करना है। जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, पहला क्लास दिया था, पहला एग्जाम दिया था। ठीक है, जो भी है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे भी देख लिया, नंबर डल चुका है, ठीक है। वो पेज भी देना था ना, भूल गया। हाँ, पेज नहीं तो एटलीस्ट पेज का इमेज मुझे भेज दो, मुझे बस एक प्रूफ के लिए रखना है वो चीज। वो जो टेस्ट लिए थे दे दूंगी, जब वो नंबर चढ़ के प्रूफ चला जाएगा फिर मैं दे दूंगी, ठीक है, रखना अपने पास। तो असाइनमेंट में तैयार कर दूंगी। असाइनमेंट तुम्हारा इसलिए है क्योंकि जो बच्चे फेल हुए हैं इंटरनल में उनका कैचअप कर पाए। असाइनमेंट दिए थे ना, क्वेश्चन पेपर का आंसर बना के देना। अच्छा ठीक है, तो अभी बता दे रही हूँ, यू हैव टू गिव। कब तक जमा करना है? जनवरी नहीं, दिसंबर। दिसंबर इज नहीं, यू हैव टू राइट शॉर्ट नोटिस। क्या है, तो तुमको थोड़ी हम एकदम पूरा पीडीएफ बनाने बोल रहे हैं। उसका जो क्वेश्चन सेट ए सेट बी का जो कंबाइन करके जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है, सेट ए सेट बी लिखने का जरूरत नहीं है। जिसके पास सेट ए है वो बी के क्वेश्चन एक बार देख लो, क्योंकि मैंने ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। हाँ, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन डिफरेंट है तो बस एक बार देख लो, कहीं नोट करके रख लो। एक ही क्वेश्चन पूरा बनाना है आपको। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज डिफरेंट हैं कुछ, तो एमसीक्यू, हाँ, एमसीक्यूज भी बनाना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनाना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनाना है। दिसंबर खत्म होने से पहले। पीडीएफ सेंड कर सकते हो। पीडीएफ बच्चे आप एक काम करिएगा, अच्छा आप मुझे पीडीएफ सेंड कर देना, ठीक है। सेट वेट लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, एमसीक्यू अलग है, एमसीक्यू अलग है। नहीं, बी सेट का भी आपको एमसीक्यू खोजना है। जो चीज मैच कर रही है दोनों में वो नहीं बनाना है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन सारे बनाना है दोनों सेट से। जमा कब तक करना है ये सब? दिसंबर खत्म होने से पहले। दिसंबर खत्म होने से पहले। कॉलेज खुला हो जाएगा ना? कॉलेज खुला हो जाएगा? कॉलेज तो बंद ही था। कॉलेज तो बंद ही था। आपका क्लास नहीं था क्या मैम? यस, आपका बर्लोस मॉडल जो है, ठीक है, शेनन वेवर मॉडल में क्या था कि वहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो रहा था, ठीक है, मैथमेटिकली आपको बताया जा रहा था कि किस तरह कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर बर्लोस मॉडल में क्या है कि यहाँ पर इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। किस एस्पेक्ट से जो आपका सेंडर है वो मैसेज भेज रहा है, क्या सोच के भेज रहा है, किस इमोशंस के साथ भेज रहा है, क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहता है, वो सारी चीजें वहां पर मायने रखती हैं, जो कि आपके बाकी मॉडल्स में उतना मायने नहीं रखते हैं। शैनन वेवर में आपका ये चीज मायने नहीं रखता है कि आपका जो स्पीकर है या जो सेंडर है वो आपको डांटने के पर्पज से बोल रहा है या आपको प्यार से बोल रहा है या फिर आपको एक तरह से कह सकते हैं इग्नोर कर रहा है। वो सारी चीजें आपके उस चीज में नहीं आती है, शैनन वेवर मॉडल में नहीं आती है। लेकिन यहाँ बर्लोस मॉडल में फंक्शन सेम है, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस कभी नहीं बदलेगा, बट किस एस्पेक्ट से वो किया जा रहा है कम्युनिकेशन, इससे डिफर करता है।
जो शैनन वीवर मॉडल था वो एक टेक्निकल नॉलेज के तौर पे वहां पर देखा था, साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया, मैथमेटिशियन थे, एग्जैक्टली वो सारी चीजें सिर्फ टेक्निकल टर्म से डिफाइन कर रहा है कि मैंने मैसेज एक सेंड किया, आई एम द सेंडर, ठीक है, मेरा जो मेथड था सेंड करने का, जो मीडियम था सेंड करने का, वो एक एस्पेक्ट हो गया, आपके पास गया, यू आर द रिसीवर एंड हाउ डिड यू सेंड मी द फीडबैक, दैट इज द ओनली प्रोस्पेक्ट which is important for Shannon Weaver model. But यहाँ पर Borlaugh's मॉडल में क्या होता है कि यू आर टेकिंग इन अकाउंट कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट होगा आपका जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, अगर मैं असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो किस हिसाब से मैं चेक कर रही हूँ, क्यों चेक कर रही हूँ, किस हिसाब से मैं ग्रेस मार्किंग कर रही हूँ, वो सारी चीजें मैटर करती हैं Borlaugh's मॉडल में। अंडरस्टूड? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मॉडल, आपका जो Borlaugh's मॉडल है दैट इज SMCR मॉडल. Borlaugh's model is also known as SMCR model. S stand for source, M आपका मैसेज, C channel and R is your receiver. ठीक है, तो ये आपका मैसेज, ये आपका मॉडल है जो कि आप कह सकते हैं कि टेक्निकल टर्म वाइज वहां पर नाम दिया गया है SMCR मॉडल. मैम जब दोनों सेम है, मतलब दोनों का मोशन सिर्फ अलग है, कैसे पता चलेगा? इफ यू आर कम्युनिकेटिंग लाइक आपने जो केस स्टडी की थी, ठीक है, केस स्टडी आपने जो पहला केस स्टडी किया था उसमें क्या था केस स्टडी में कि जो आपका एम्प्लॉय था उसने आपको क्लियर कट नहीं बताया कि आपके डिस्काउंट के बाद कितना पैसा होगा, राइट? यहाँ पर आपका शैनन वीवर मॉडल है, दैट इज ओनली द मिसअंडरस्टैंडिंग इज टेकिंग प्लेस. बट अगर आप Borlaugh's मॉडल के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो ये अनएथिकल था, ठीक है, जो एथिक्स है, एथिक्स इज एन इमोशन, राइट? वो रूल्स फॉलो आप करते हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, आप किस तरह बिहेव करते हैं, एथिक्स इज रिलेटेड टू योर इमोशन, सो एथिक्स विल बी कंसिडर्ड इन Borlaugh's मॉडल, नॉट इन शैनन वीवर मॉडल. ठीक है, शैनन वीवर मॉडल में वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी दैट इज योर नॉइज, ओनली नॉइज, क्योंकि कम्युनिकेशन उसकी वजह से ग्लिचेस हुआ, कम्युनिकेशन में ग्लिचेस हुआ, दैट इज ओनली नॉइज फॉर शैनन वीवर मॉडल. बट Borlaugh's मॉडल में वो नॉइज नहीं है, वो अनएथिकल एस्पेक्ट है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था. अंडरस्टूड द डिफरेंस? समझ में आ गया? नाउ लुक इनटू द डिटेल्स. यहाँ पर डिटेल्स में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जिसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. सोर्स में क्या बताया गया है, the person or the people who are sending or originator of the message. ठीक है, ये चीज जो है आपका, ये चीज कॉमन है ऑब्वियसली. यहाँ पर it is done with the help of communication skill, attitude, knowledge, social system and culture. ये चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई थी पहले. attitude doesn't mean ego. ego attitude का सब डिफरेंशिएटेड है, सब क्लासिफिकेशन है. attitude का मतलब होता है आप किस तरह किससे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, how much polite you are with someone, how much rude you are with someone, that is your wholesome attitude. ठीक है, आपके लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड है, इसका क्या मतलब कि आप लाइफ को मजाक की तरह ले रहे हैं या अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, अपने कुछ लाइफ के गोल्स हैं आपके, दैट मीन्स द एटीट्यूड, यानी कि आपका लाइफ के प्रति क्या बिहेवियर है. अंडरस्टूड? लाइफ क्या इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, करियर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं. तो यहाँ पर एटीट्यूड मतलब ये मत समझना कि सेंडर का रूड बिहेवियर है या सेंडर इगोइस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, एटीट्यूड मीन्स किस वे में मैंने वो भेजा. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि आपको असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट देने से क्या फायदा होगा आपको? रिवीजन होगा. जो क्वेश्चंस हमने गलती लिखे हैं वो पेपर भले आप नहीं देख पाए, असाइनमेंट तो देख पाएंगे. जो मैं करेक्शन करके दूंगी उससे हेल्पफुल होगा, आपको कैसे आंसर लिखना है पता चल जाएगा. सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट पीपल आर डूइंग व्हाट, कि उनको ये नहीं पता कि किस तरह आंसर फॉर्मुलेट किया जाता है. ठीक है, आपको सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज में आ रही है कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपको नाम पता है, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल कौन से किस जगह सही बैठेंगे ये करना नहीं आ रहा है. तो ये सारी चीजें आपकी तभी सॉल्व होंगी जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगी ये सारी चीजें, राइट? वो पेपर मैं भले यहाँ नहीं ला सकती हूँ, लेकिन आपके जो असाइनमेंट है वो मेरे पास रहेंगे, मैं एक एक करके बता सकती हूँ कि हाँ आपका असाइनमेंट में ये दिक्कत था, इस तरह आपको सॉल्व करना है. तो दिस इज द बेनिफिशियल फॉर योर पर्पस. ठीक है, आपके लिए वो बेनिफिशियरी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ. सो माई एटीट्यूड टुवर्ड्स यू इज एथिकल
and caring. Understood? तो यहाँ पर बर्लोस मॉडल में एटीट्यूड डज मैटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस काउंट डाउन करने हैं हमको, तो यहाँ पर एटीट्यूड सेंडर का चाहे रिसीवर का जब वो फीडबैक भेज रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नॉलेज, जितना मेरे पास नॉलेज है, अगर मुझे पता नहीं है कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियरी है, क्या चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द एक्शन और इनिशिएट एनी कन्वर्सेशन विद यू, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, किस तरह पढ़ाई करना स्टार्ट करूं, किस तरह स्लो जाऊं या फास्ट जाऊं, किस तरह आपको समझ में आएगा, कैसे क्या करूं, ये नॉलेज, सारी नॉलेज होने के बावजूद अगर मैं स्किल में अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन का, तो मैं फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। दैट मीन्स एवरी एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, नॉलेज हो गया, सोशल सिस्टम हो गया। सोशल सिस्टम यहाँ पर क्या मायने रखता है? विद आवर एग्जाम्पल कैन यू डिसाइड व्हाट यू मीन बाय सोशल सिस्टम? हमारा जो क्लास का एग्जाम्पल है, इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि सोशल जो सिस्टम है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है क्लास में? नहीं, सोशल इज नथिंग अबाउट रिलीजन। सोशल मीन्स yes, how you behave like in group, ठीक है। फर्स्ट थिंग, विद इन योर क्लासमेट्स, आप किसी क्लासमेट को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एंड एनी बेसिस, ठीक है, चाहे वो कल्चरल बेस हो, चाहे वो सोसाइटल स्टेटस हो, चाहे वो एजुकेशनल एकेडमिक स्टेटस हो, एनी हाउ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग एनी ऑफ योर क्लासमेट, ये चीज आपका कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है, राइट? इट इफेक्ट्स योर कम्युनिकेशन मॉडल ऑन द होल, ठीक है। सिर्फ आपका नहीं, हो सकता है कि द पर्सन हु इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वो भी आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दे, ठीक है। दोनों तरफ से आपका अगर सोशल सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, उसकी वजह से आपका क्लास में बहुत दिक्कत आएगी कम्युनिकेशन में। माइन्यूट एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं उसे कहती हूँ कि ये असाइनमेंट है, तुम्हारा इनऑफिशियल ग्रुप में डाल दो, सारे बच्चे देख लेंगे। If in that group some people are not in that group, अपने चॉइस से अगर कोई वहां नहीं है, then it is their problem. बट अगर इसकी चॉइस से कोई वहां नहीं है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डिफरेंशिएट हो रहा है वो बंदा। तो यानी कि यहाँ जो है सोशल स्टैंडर्ड की वजह से, सोशल सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आ रही है। अंडरस्टूड? अगर मैं कल्चर की बात करूं, कल्चर इज नॉट डिपेंडेबल कि हर जगह रहता। वन मोर थिंग, इफ समटाइम्स यू हैव सीन कि कुछ टीचर्स जो होते हैं, कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं बहुत जल्दी, तो दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग देम कि तुमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं, राइट? सम स्टूडेंट्स हु आर वेरी ब्राइट, अगर उसको कभी कुछ समझ में नहीं आया तो दे आर वेरी शॉक्ड, यार तुम तो तुरंत समझ में आता था, आज क्यों नहीं समझ में आ रहा है, राइट? So this kind of comments also you can say is a very big factor in the environment of your classroom, ठीक है। जो आपका सिस्टम है यहाँ पर, सोशल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है if I comment on anything about this, ठीक है। अगर आपका कल्चर एक्सपेक्ट देखा जाए तो yes obviously पॉजिटिव कमेंट डालूंगा तो तुम तो सर पे चढ़ जाओगे ना, मैम तो हम तो बहुत अच्छा मानती हैं हम लोग को। यस, कल्चर एक्सपेक्ट कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं उससे, या फिर अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आपने बहुत जगह देखा होगा, स्पेशली इन बिहार, इवन राइट नाउ, पीपल हु आर इन फ्रॉम द सेम कास्ट, दे आर मच like habitual to move towards their own caste people, right? मोस्टली बिहारीज या फिर और भी बहुत ऐसे रीजन है इंडिया में जहाँ पर ये चीज होता है कि केरला में, यस, साउथ इंडियन होल साउथ इंडिया, इफ दे फील लाइक दे आर आउट ऑफ स्टेट। मैं इतना बता दूं आपको, बहुत लोग ये समझते हैं कि उड़िया एंड साउथ इंडियन पीपल आर सिमिलर, नो दे आर नॉट। आई हैव सीन विद माय ओन आईज। मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मैं ट्रेन से कहीं जा रही थी, विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम की ट्रेन थी, पीपल फ्रॉम दैट रीजन, आंध्र प्रदेश के जो पीपल थे, they were also traveling and we were also traveling. So I have some friends from Odisha. They were talking in Odia and they were looking at some women from the side. Side में कोई औरत बैठी थी, उसको वो बस देख रहे थे and they were talking in Odia. So even I can understand fully
कि क्या बात हो रही थी, कुछ कुछ वर्ड्स आई वाज गेटिंग हिंट्स, आई वाज एक्चुअली रीडिंग बुक। तो उनको देखकर शी थॉट ना कि वो लोग मेरे बारे में, हाँ, शी इज कमेंटिंग ऑन मी एंड दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग लाइक दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग मी एंड ऑल। पूरा वो मतलब अपना फोन पे अपनी शायद बेटी को या अपने कोई भी फीमेल रिलेटिव को बता रही थी कि दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड ऑल, बिकॉज शी वाज टॉकिंग सम वर्ड्स इन इंग्लिश, सो आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ देम because they don't know English. So that kind of behavior disrupt your culture differences. ठीक है, अगर आपके cultural differences है, it is okay, find a common ground. That's why it is very important to learn English और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसा लैंग्वेज है जो आपको ऑल इंडिया कहीं ना कहीं आपको कॉमन ग्राउंड जरूर मिल जाएगा। जैसे जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते वो हिंदी बोलते हैं, जो लोग हिंदी नहीं बोलते वो इंग्लिश का साथ लेते हैं, इफ दे हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड टू कम्युनिकेट। तो इस बेसिस पे जरूरी नहीं है, ये चीज बहुत मायने रखती है। इफ लाइक मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बच्ची होती जो साउथ इंडिया से होती एंड शी वाज़न्ट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, तो आपको जब भी बात करना होगा, आप जब हिंदी में बात करोगे तो उसे लगेगा ना कि मैं यहाँ से एक्सक्लूडेड हूँ, इस कम्युनिकेशन में मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। ठीक है, तो वो एक्सक्लूजन जो होता है, वो जो आउटसाइडर फील जो करते हैं लोग, वो नहीं करवाना चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी, नहीं, ये नहीं, व्हेन यू आर टॉकिंग इन द इमोशंस, जब आप लोगों के इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मींस यू आर स्टिल इन बर्लोस थ्योरम। ठीक है, जब आप इमोशन इंक्लूड नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, मैं सिर्फ अगर इतना कहूँ कि दे डजंट वांट टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ कल्चर, दैट इज बैरियर ओनली। अगर मैं शैनन वीवर के मॉडल के हिसाब से बोलूं तो वो उसके लिए सिर्फ एक बैरियर है कि क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दैट्स इट, उतना ही काफी है। बट फॉर बर्लोस मॉडल इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद अदर कल्चर्स एंड यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू पीपल और शोइंग रिस्पेक्ट टू पीपल। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज बहुत एक कह सकते हैं एक मैनरिज्म होता है। ठीक है, कि जब भी आप 5 लोग साथ में बैठे हैं तो आपको, even though you are getting some people who are in common ground, you have to include each and every person in that grouping. That is the mannerism and that is how communication flow. इसमें अगर बैरियर आता है, somebody get hurts, जब वो हर्ट वाली फीलिंग आ जाती है, then it is बर्लोस मॉडल, क्योंकि वहां पर इमोशंस की बात की जा रही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये हो गया कि ये सारी चीजें आपके लिए सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर बताया गया, एटीट्यूड, नॉलेज, जो भी मैंने अभी बताया आपको, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका मैसेज है। मैसेज के लिए यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा गया है दैट यू हैव टू इनकोड द मैसेज इन दैट वे कि लोग जब सुने उसको तो उस तरीके से समझे जिस तरीके से आप बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कीप स्क्रीमिंग एट यू, लाइक मेरी वॉइस बहुत तेज हाई पिच रहे और मैं हमेशा उतने ही वॉइस पे आपको समझा रही हूँ, एट सम पॉइंट आपको सिर्फ ये लगेगा कि मैम बस चिल्लाती रहती है, मैम समझाती नहीं कुछ, राइट? राइट और नॉट? सो यू हैव टू इनकोड इट इन प्रॉपर वे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ पर समझाना है तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं समझा रही हूँ, ना कि डांट रही हूँ। ठीक है, या फिर मैं बहुत धीरे बोलूं, ठीक है, इतना धीरे कि ये भी नहीं सुन पाए, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ हिंड्रेंस फॉर दैट। ठीक है, अब वो फिजिकल बैरियर हो सकता है, ठीक है, द वॉइस टोन और द पिच ऑफ माय वॉइस, ये फिजिकल बैरियर हो सकता है, बट इट्स स्टिल रिलेटेड टू द इमोशन बिकॉज आई हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद इट। ठीक है, वो मैसेज जो है वो आप तक पहुंचना चाहिए और उस सेंस में पहुंचना चाहिए जिस सेंस में मैं भेजना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जब आपका इंटरनल एग्जाम शुरू हो रहा था तब दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे आपके? कुछ नहीं पढ़े। Exactly, and when I told that I'm not able to give you answers more, तब कैसा लगा था? बहुत खराब लगा था। That is what the message, that is the message differences। ठीक है, मेरा मैसेज क्या था? मैंने ये मैसेज भेजा कि मुझसे उतनी हेल्प की उम्मीद करो जितना मैं हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तुमने क्या सोचा कि मैम तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर रही है, है ना? दिस इज द डिफरेंस।
हाँ, तो वो आपका जो मैसेज है वो फिल्टर होने की वजह से जो मैसेज मैंने भेजना चाहा वो आपने रिसीव उस तरह नहीं किया। अंडरस्टूड? तो वो जो डिफरेंस हो जाता है वो आपका एक्चुअल में मेरा भी फिल्टर था, आपका भी फिल्टर था। द थिंग दैट आई वाज अबाउट टू कम्युनिकेट वो मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द शॉर्टर ऑफ टाइम। आप कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज पहले ही बैठ गई थी कि यार इंटरनल में तो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा। ये बैरियर आपके एग्जाम के दिमाग में आ गया था। नहीं, रट्टा मार के तो गए हो, बट स्टिल एक होता है ना कि एक समझ के अगर आप लिख रहे हो दैट मीन्स यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ठीक है, मान लीजिए यही चीज आपको 6 महीने बाद फिर से पढ़नी हो, विद ब्रेक ऑफ 6 मंथ फिर से पढ़नी हो, उस टाइम अगर आपने समझा रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रहेगा, मैं रिवाइज करा दूंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट इफ यू हैव लर्नड इट बाय हार्ट या पूरा रट्टा मार के गए हो तो 6 दिन बाद भी आपको मैं पूछूंगी तो याद नहीं रहेगा। जस्ट मतलब 2 घंटे पहले आप रट के ले जाइएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस। तो इनकोडिंग करना मैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह इनकोडिंग कर रहे हैं मैसेज की। ठीक है, अगर बहुत छोटा और एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर मैं कहूँ कि ये इंटरनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें फेल हो गए तो साल भर तुम्हारा बर्बाद है। ये मेरा मैसेज देने का मकसद ये था कि आप इनकरेज हो कि आप इंटरनल अच्छे से दें, बट आपने रिसीव कैसे करोगे कि मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, राइट? यू विल बी टेकिंग इट मोर नेगेटिव देन आई हैव इंटेंडेड। तो इनकोडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे ये बोलना है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी इंटरनल है जैसा लिखोगे अच्छे से लिख के जाना, बस इतना लिख के आना कि तुम्हें समझ में आए, तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपने वर्ड्स में। ग्रामेटिकल मिस्टेक सब इग्नोर करते हैं, इवन द इंग्लिश टीचर समटाइम्स इग्नोर द ग्रामेटिकल एरर, बट स्टिल आपका एटलीस्ट मैसेज है जो आप बोलना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता है कि आपने किस तरह उसको समझा। इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट ग्रामेटिकल पंक्चुएशंस और आर्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम उसमें हो रहा है, मुझे मैसेज मिल गया कि हाँ बच्चा ये समझा है, ये लिखना चाह रहा है, so I will give marks according to that. नहीं, full marks तो नहीं मिलेगा, but still, हाँ, I don't know, I have no idea, but the thing is ना कि आइमा जो है ना आपका, आइमा ने 2 साल तक एग्जाम ठीक से नहीं लिया, so they are trying to make an example out of you कि हम बार बार नहीं छोड़ेंगे। History never repeats twice, बच्चे। History repeats but it never repeats twice। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास मिलेंगे तब ना, जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इतने महान हैं कि आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देम। क्लास 2A में होता है। वो भी मैम का क्लास लेकर यस, देखिए मैसेज में आपको क्या चीजों पे ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट एंड स्ट्रक्चर और कोड। कंटेंट मतलब क्या, कि क्या बोलना चाह रहे हो आप। ठीक है, वर्डिंग उसमें कैसा है, सिंपल वर्डिंग। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे डायरेक्टर सर को कोई मैसेज करना है तो आई विल ऑब्वियसली यूजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वेरी फॉर्मुलेटेड लैंग्वेज। ठीक है, एक मतलब होता है ना पूरा ऑफिशियल, आप जैसे लेटर कोडिंग में पूरा लिखते हो। नहीं, सिंपल सा मुझे अगर देना हो तो मैं नहीं दूंगी ना सिंपल सा, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। तो मेरा स्टैंडर्ड लिखने का अलग है, बट आप अगर हिंदी में भी इंग्लिश में जो मैसेज करते हो वो भी सर समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? बिकॉज दे नो योर स्टैंडर्ड। उनको पता है कि उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रख सकते। सर उसी लैंग्वेज में बातें करते हैं। एग्जैक्टली, वो उसी लैंग्वेज में आपसे बात कर, वो समझते हैं कि आप किस लैंग्वेज में समझोगे, लेकिन वैसे बातें ऑब्वियसली मेरे और डायरेक्टर सर के बीच में नहीं होती है। जब मैं बात करती हूँ तो बहुत ऑफिशियल करती हूँ, वो भी मुझसे जब कुछ पूछते हैं तो बहुत ऑफिशियली पूछते हैं कि मैम ये काम है, ये काम है, इतना इतना काम है, इतना तक होना चाहिए, टू द पॉइंट। तो मेरा भी यही रिप्लाई रहता है कि सर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ये चीज में इतना टाइम लगेगा, गिव मी दिस मच टाइम। तो वो
ऑफिशियल एक कम्युनिकेशन होता है कोडिंग में, बट व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू ही नोज दैट ही हैज टू लोअर हिज स्टैंडर्ड बिकॉज आपके लेवल तक थोड़ा सा उनको जाना पड़ता है समझाने के लिए। तो कंटेंट हो गया, एलिमेंट हो गया, आप किस तरह ट्रीट कर रहे हो आपके मैसेज को, स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो, कोडिंग कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। कोडिंग अगर मैं कहूँ तो कोडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता कि आप जो कंप्यूटर कोडिंग करते हैं वगैरह, ठीक है, वो सब एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ब्रॉड एग्जांपल है उसका। कोडिंग अगर मैं कहूँ तो इस तरह से आपको फॉर्मुलेट करना है स्ट्रक्चर को कि मैसेज आपका पहुंच जाए ऑडियंस के पास किसी भी तरह, ठीक है। अगर मान लो कि मैं 2 थप्पड़ मार के किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो नहीं पढ़े, जरूरी नहीं है ना कि हर, बिल्कुल एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हर बच्चा थप्पड़ मार के पढ़ने वाला हो। कोई ऐसा भी होता है जिसको प्यार से अगर मैं समझाऊं कि बच्चे ये चीज आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लेगा, दिन भर पढ़ेगा, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस फर्स्ट टू इनकोड योर मैसेज। आपको पहले ऑडियंस को समझना है कि उनको किस भाषा में समझ में आ रहा है, किस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में समझाना है, कैसे एग्जांपल्स देने हैं, वो सारी चीजें आपको इनकोड करनी होती है, तब जाके आप मैसेज प्रोसीड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग इज योर चैनल। चैनल बहुत इजी है। चैनल आपका यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ऑल द 5 सेंसेस आर द चैनल। पांचों जो सेंसेस होती है, कौन से 5 सेंसेस होते हैं मुझे बताओ पहले। हाँ हाँ, ह्यूमन का ही सेंसेस है एनिमल का भी सेंसेस होता है, वही 5 सेंसेस होते हैं। That are sensory organs. सेंस क्या होता है आपका, वो ऑर्गन्स हैं। हाँ, कान नाक, हाँ, तो जो ऑर्गन है वो उससे क्या करते हो, वही आपका सेंसेस हुआ ना। नहीं, वैसे सही नहीं है, those are not senses, those are sensory organs. इनकोडिंग करो अपना मैसेज सही से थोड़ा। तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, जैसे आप हियर करते हैं या फिर आप बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो स्पीकिंग आपका हो गया, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका है। टच में कैसे हो गया, स्किन, फोन पे नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, अगर आपका पीठ दिखा रखा है अपने फ्रेंड में तो आप ऐसे टैप करोगे ना उससे, दैट इज योर टच सेंसरी, ठीक है। हियरिंग मतलब क्या, हेयरिंग से आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, नहीं नहीं, हेयरिंग से आप कम्युनिकेट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, हेयरिंग से आप कम्युनिकेट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, बोलने से आप हेयरिंग थोड़ी स्टार्ट करोगे। हेयरिंग से आपका कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, यू कुड बी अ गुड लिसनर फॉर द स्पीकर। जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी की बात तो आप समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो फीडबैक ऑब्वियसली आपका करेक्ट नहीं रहेगा कभी भी, समझे। तो हेयरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर योर चैनल। नेक्स्ट थिंग क्या है आपका, स्मेल। क्यों नहीं, स्मेल कम्युनिकेशन है आपका। बदबू मार रहे हो तो 4 दिन नहीं नहाए हो, कम्युनिकेशन नहीं है वो भी कम्युनिकेशन है आपका हर चीज में आपका कम्युनिकेशन। कितने हो गए, हेयरिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, नहीं वो हो गया, टॉकिंग हो गया, हेयरिंग हो गया, टच हो गया और स्मेल हो गया। एक कौन सा बचा, वॉचिंग, सीइंग, ठीक है। आप देख रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो पीडीएफ है, सिंपल एग्जांपल, वो चीज आपका जरूरी नहीं है, ठीक है, वो आपका फिल्टर है, आप जैसे फिल्टर कर रहे हो कम्युनिकेशन को, ठीक है, वो आपका अपना फिल्टर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको उसको इमोशंस नहीं पता, उसके इमोशंस वो जैसे गुस्सा में बोल रहा है, आपको पोलाइटली तो दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर ना, उसी के लिए इमोजी बनाए गए, ठीक है, दैट इज व्हाई इमोटिकॉन्स वर इन्वेंटेड। आपका जो भी मीडियम है ना, मीडियम के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना, वो आपका शैनन वीवर में मॉडल में आएगा, दैट यू आर कम्युनिकेटिंग। बट आपका जब जिस बैरियर से, मतलब जिस मीडियम से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है, तो बंदे को पता है आप गुस्से में हो कि अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो टेक्स्ट के थ्रू भी आपके पास मीडियम है। इफ यू आर यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, कुछ सर्टेन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रिगरिंग होते हैं, अगर वो सुन लिया दैट मींस अरे मम्मी तो गुस्से में बहुत ज्यादा, हाँ, तो वो ट्रिगरिंग वर्ड्स जो हैं वो अगर आपको दिखते हैं टेक्स्ट में तो आप क्या सोचोगे कि ऑब्वियसली
जो इमोशंस कन्वे करने गए थे वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको समझना पड़े किस इमोशन में बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि आपको दिसंबर खत्म होने से पहले असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। 4 दिन बाद तक किसी ने अगर सबमिट नहीं किया तो फिर वही स्टेटमेंट जब मैं ग्रुप में डालूंगी तो किस इमोशन के साथ डालूंगी? ऑब्वियसली दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जहां बताने की जरूरत हो वहां पर आपको भी पता होना चाहिए, बीइंग अ सेंडर आपको पता होना चाहिए that this medium, texting medium, does not allows you to convey message your emotions properly as your voices does. तो उस हिसाब से ही आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इवन आई सेंड थम्स अप टू ऑल द सर्स, ठीक है, तो वो थम्स अप मतलब क्या कि हाँ ठीक है आई हैव डन योर वर्क, ठीक है, तो वो कोई भेजना ही होता है नहीं जरूरी नहीं है, दैट इज योर, हाँ आप लोग बहुत सारा किस कंडीशन में, समटाइम्स नहीं, मैं एक इंसिडेंट यहीं का बता रही हूँ। सम स्टूडेंट वर टेक्सटिंग मी कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन टिल 8:30 और 9:30, ठीक है, बस एक वो गुस्से वाला इमोजी भेज दिया फिर बंद हो गया। काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल काम कर रहा है। यस, लास्ट थिंग इज योर रिसीवर। रिसीवर जो है, रिसीवर यहाँ पर लिखा गया है, रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड एज द पर्सन हु इज डिकोडिंग। ये बात कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा ठीक है, जो भी है आपका रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड डिकोडर, ये आपको पता ही है। तो मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट को लेकर बात चल रही है उसको किस तरह कन्वे किया गया है, तो आपको ये बात समझने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि टू जो आपका 7 C's में आता है, कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समझाया था मैम ने, क्या होता है कंसिडरेशन का मतलब? कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? एग्जाम में तो लिखे हो, हाँ रट के लिखे होगे। तो कंसिडरेशन तो समझना, तो पुट योरसेल्फ इन द सेंडर्स शूज, ठीक है, आप उस पोजीशन पे जाके देखिए कि उसने किस नजरिए से वो मैसेज भेजने की कोशिश की है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको वो वर्ड्स जो हैं वो मतलब अगर कुछ सर्टेन पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं कि कोई आदमी जब गुस्से में रहता है तभी भेजता है, जरूरी नहीं है कि सेंडर को ये बात पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आपने क्लासेस शुरू, एग्जैक्टली जब आपने क्लासेस शुरू की थी उस टाइम मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बना हो, उसने उसको मैसेज कर दिया कुछ, आपके लिए वो मैसेज है, वो पढ़ के आपको लगेगा कि आदमी गुस्से में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए वो मैसेज